लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब आएगा। ये शब्द हैं भारत के शहीद आजम सरदार भगत सिंह के। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए जिनके त्याग और बलिदान को कभी भी इतिहास नहीं भुला सकता। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले भगत सिंह की शहादत उस समय हुई जब देश को क्रांति की सुनामी की सख्त जरूरत थी, और यही सुनामी अंग्रेजों के शासन की तबाही का कारण बनी और गुलाम भारत के बच्चे बच्चे के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ वो गुस्सा भर गया जो देश की आजादी का कारण बना। तो स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर चलिए आपको बताते हैं भारत के वीर सेनानी आजाद भगत सिंह के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वो गीत गाना बेहद जरूरी हो जाता है जिसे सुनने के बाद हर सच्चे हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाएं, जो गीत आजाद भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले गाया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। 27 सितंबर 1907 को देश के महान क्रांतिकारी और भारत माँ के सच्चे सपूत सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब के छोटे से गांव बांगा, जिला लायलपुर में हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माता विद्यावती कौर एक धार्मिक महिला हुआ करती थीं। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता जेल में थे। अपने पिता की तरह ही भगत सिंह भी बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे। आमतौर पर जिस उम्र में बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते थे, उस 5 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ 2 सेनाओं में बंटकर युद्ध का अभ्यास करते थे ताकि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा सकें। भगत सिंह के खून में उबाल लाने के लिए उनका सरदार होना और उनके परिवार का देशभक्ति के लिए समर्पित होना ही काफी था। बचपन से ही उन्होंने जो क्रांति अपने परिवार में देखी थी वो उनके बाल मन में देश प्रेम और स्वतंत्रता का बीज बोने के लिए काफी थी। भगत सिंह के पिता की तरह उनके चाचा भी सरदार अजीत सिंह जाने माने क्रांतिकारी थे, जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत की और अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए। सरकार किसी तरह अजीत सिंह को मारना चाहती थी, लेकिन वो अपने देश को छोड़कर ईरान चले गए और वहां से स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला, लेकिन बाद में भगत सिंह का नाम भगत सिंह पड़ गया। 1919 में हुए जालियांवाला कांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वो लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराभा से काफी प्रभावित हुए। जालियांवाला कांड में जब भारतीय बेकसूर मारे गए और कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, इसे देखकर भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा हो गई कि उनके खून में उबाल आना शुरू हो गया और वो किसी तरह भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए विरोध में जुड़ गए। भगत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक साइंस स्कूल में की। उसके बाद 1923 में उन्होंने इंटर की परीक्षा दी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब भगत सिंह के परिवार ने उन्हें शादी के लिए कहा और उनकी शादी की तैयारी करना शुरू की, तो भगत सिंह ने उन्हें कहा कि मैं अगर आज़ादी से पहले विवाह करूंगा तो मेरी मौत मेरी दुल्हन बनेगी, और इसी वजह से उनके माता पिता ने उनके ऊपर शादी का दबाव नहीं डाला। इसके बाद जलियांवाला कांड ने भगत सिंह को गहरा सदमा दे दिया। इसी वजह से वो लाहौर से कानपुर आए और उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पैदा हो गया। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के चलाए गए असहयोग आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया और वो खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। इसके बाद चोरा चोरी कांड में क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा देने की वजह से गांधी जी ने इस लड़ाई को वापस ले लिया, क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। लेकिन इस आंदोलन के बंद होने की वजह से भगत सिंह काफी दुखी हुए और उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियों को छोड़कर अपनी अलग कमांडो सेना बनाई। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण समेत अन्य लोगों से हुई और उन्हीं के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। भारत में हर युवा के अंदर वो ऐसी देशभक्ति जगाना चाहते थे जो उन्हें आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार करे, और इसी के चलते उन्होंने लाहौर में कृति किसान पार्टी को ज्वाइन किया। इन्होंने इस पार्टी में प्रकाशित होने वाली मैगजीन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भगत सिंह के साथ उनके कई साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का संगठन किया। काकोरी कांड के समय चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान पब्लिक संगठन के राम प्रसाद बिस्मिल समेत कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और 16 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। तो भगत सिंह का खून फिर से एक बार उबाल लेने लगा
और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अपनी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियों को मिलाने की योजना बनाई। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नौजवान भारत सभा के सदस्यों के साथ हिंदुस्तान पब्लिक संगठन को मिलाया गया और एक नई सहमति पार्टी बनी, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्टिक पब्लिक संगठन रखा गया। इस पार्टी में भारत की आजादी के महानायक लाला लाजपत राय भी मौजूद थे। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया तो इसके बहिष्कार के लिए भारत में जगह जगह रैलियां निकाली गईं। साइमन कमीशन भारत की संविधान की चर्चा के लिए बनाया गया एक ऐसा कमीशन था जिसमें भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिसकी वजह से भगत सिंह का गुस्सा लावे की तरह फूट पड़ा और उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। और इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स को मारने की योजना बनाई, लेकिन बदकिस्मती से ये योजना असफल हो गई, क्योंकि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर गलती से सैंडर्स की जगह पुलिस अधिकारी स्टॉक को मार दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार भूखे भेड़ियों की तरह भगत सिंह और उनके सेनानियों को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गई। भगत सिंह बचने के लिए लाहौर से निकल गए। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी, लेकिन अपनी सामाजिक और धार्मिकता के खिलाफ जाकर उन्होंने अपने देश को आजाद करने का मकसद नहीं छोड़ा। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत का मजदूरों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा था और मजदूर विरोधी बनी हुई नीतियों को पारित न होने देना ही भगत सिंह का असल मकसद था। भगत सिंह सहित उनके सारे सेनानी चाहते थे कि अंग्रेजों को ये पता चले कि हिंदुस्तान की जनता के दिल में अंग्रेजों के लिए नफरत फूट फूट कर घर कर चुकी है। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया। अब तक भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव मिल चुके थे। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, इसीलिए अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए बड़ा धमाका करना बेहद जरूरी है। और उन्होंने अंग्रेजों के कान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय असेंबली पर हमला करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन शुरुआत में उनके इस विचार से उनकी पार्टी के लोग सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 को अंग्रेजी सरकार की केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। हालांकि जिस जगह बम फेंका गया था वहां कोई भी मौजूद नहीं था और भगत सिंह ने अपने जिस साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंकने की योजना बनाई थी, वो दोनों बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपने साथ लाए हुए सभी पर्चों को हवा में उछाल दिया। इसके बाद इस मकसद के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उनकी सजा का ऐलान हुआ, ब्रिटिश पुलिस ने लाहौर में उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्टिक पब्लिक संगठन की बम की फैक्ट्री पर छापे मारना शुरू कर दिए और उस छापेमारी में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे बहुत से क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया, जिसमें हंसराज वोहरा, जय गोपाल फरिंद्रानाथ घोष भी मौजूद थे। सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर का कंस्टिट्यूएंसी केस और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स के मर्डर की योजना और बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। क्रांतिकारियों को जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। जब वो जेल में सजा काट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच में भेदभाव होता है, बुरा व्यवहार होता है। इसीलिए उन्होंने 64 की भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों के लिए उचित सुविधा मांगी जा सके। इसी भूख हड़ताल के दौरान उनके एक साथी जतीन्द्र नाथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसकी वजह से आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के इन फौलादी इरादों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार की आंखों में ये तीनों खटकने लगे। लेकिन अपनी जिंदगी में 2 साल जेल में बिताने के बाद भी भगत सिंह का देश को आजाद करने का जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। असेंबली केस में जब कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई तो भगत सिंह ने अपने केस की पैरवी खुद की। 7 अक्टूबर 1930 को इस केस का 300 पेज का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंग्रेज सरकार के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के साजिश के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दोषी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद इन तीनों पर मुकदमे चले। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को धारा 129 और 203 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4
और 6F के तहत फांसी की सजा सुना दी और इन तीनों को फांसी देने का समय 24 मार्च 1931 तय किया गया। वहीं पूरे देश में भगत सिंह को आजाद करने के लिए जगह जगह प्रदर्शन किए गए और अंग्रेजी सरकार के मन में इतना खौफ आ गया कि अगर इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली तो कहीं देश में बवाल ना हो जाए और फैसला ना बदल जाए। इसी वजह से तीनों को नियत समय से एक दिन पहले ही फांसी देने का निश्चय किया गया। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में उसके वार्डन चरत सिंह के आदेश पर सभी कैदियों को उनकी कोठियों में वापस भेज दिया गया और उसी शाम 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। उनका सर खुला छोड़ा गया और बीच में खड़े भगत सिंह को तभी अपने माँ के शब्द याद आए कि जब फांसी पे झूलने जाएंगे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में रस्सी का फंदा लगा। उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे की आवाज सुनकर जेल के सारे कैदियों में जोश भर गया और 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर तीनों देशभक्तों को फांसी दे दी गई। इस तरह आजादी की लड़ाई में अपने खून का एक एक कतरा हंसते हंसते बहा देने वाले वीर सिपाही को शहादत मिल गई। मरने से पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपना देशभक्ति का गीत गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। इसी के साथ उनकी मौत के बाद पूरे जेल और भारत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज उठे थे। उनकी मौत के 16 साल बाद उनका देखा हुआ सपना और उनकी कही हुई लाइन, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब आएगा, सच साबित हुई। और 15 अगस्त 1947 को भारत को पूरे तरीके से स्वतंत्रता मिल गई और इस देशभक्ति का सपना पूरा हुआ। तो दोस्तों 15 अगस्त के इस पावन मौके पर हमने आपको भारत माँ के सच्चे सपूत सरदार भगत सिंह जैसे देशभक्त की वीर गाथा सुनाई। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाइएगा।